हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम गोल्डन सर आप सभी का स्वागत करते हैं। और यह चैप्टर जो है हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस का थ्योरम, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 2 गॉस का थ्योरम। चैप्टर फर्स्ट ख़त्म हो चुका है, उसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। और चैप्टर फर्स्ट का टोटल वीडियो जो है आपको वहाँ मिल जाएगा, आप उसे देखें। चैप्टर सेकंड जो है गॉस का थ्योरम है, तो गॉस का थ्योरम से ही रिलेटेड आपको टोटल इसमें प्रूफ्स मिलेगा। इस चैप्टर में हम लोग विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे, गॉस का थ्योरम क्या होता है और उसका अनुप्रयोग, उसका यूज कैसे हम करते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। तो गॉस का थ्योरम, पहला क्वेश्चन यहाँ पर, गॉस थ्योरम जानने से पहले हमको विद्युत फ्लक्स जानना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। देखिए, कोई भी विद्युत क्षेत्र से, कोई भी विद्युत क्षेत्र मान लीजिए ये काल्पनिक क्षेत्र हम बना लेते हैं, एक क्षेत्र ये बना लिए और इसका एरिया क्या है, ए है। इससे गुजरने वाली जितने भी बल रेखा की संख्या होगी, जितने भी बल रेखा की संख्या होगी वो होता है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली कुल बल रेखा की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, फाई से सूचित करते हैं। और अगर इसका हम डायग्राम बना देते हैं तो ये बना लीजिए डायग्राम, डायग्राम इसका बना सकते हैं। और बल रेखा खींच सकते हैं, तो ये क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहता है। ये जो है, ये जो खींचे हैं वो बल रेखा है, ये आपको एरिया है जिस क्षेत्र से बल रेखा गुजरती है। तो विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली कुल बल रेखा की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली कुल बल रेखा की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई से सूचित करते हैं। अगर आप लोग को लिखना है तो लिख सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली, विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली कुल बल रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली कुल बल रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित करते हैं, इसे फाई से सूचित करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली कुल बल रेखा की संख्या क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई से सूचित करते हैं। अब इसमें एक अदर डिफिनेशन है कि यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई हो, क्योंकि तीव्रता तो क्षेत्र, तीव्रता जो है वो सदिश राशि है, क्षेत्रफल भी सदिश राशि है। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई हो, क्षेत्रफल वेक्टर ए हो, विद्युत तीव्रता वेक्टर ई हो, क्षेत्रफल वेक्टर ए हो, तब फ्लक्स फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है। तब फाई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, वेक्टर ई और डॉट में वेक्टर ए। ये जो है स्केलर है, यदि स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए ई डॉट ए का फॉर्मूला हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। फाई बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। क्या हम बोले, यदि विद्युत क्षेत्र तीव्रता वेक्टर ई हो, क्षेत्रफल वेक्टर ए हो, तब विद्युत फ्लक्स फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होगा। और उस स्थिति में ई डॉट ए को अगर हम तोड़ेंगे तो वो लिखेंगे ई ए कॉस थीटा। इसमें आप केस भी ले सकते हैं। अगर हम कहें कि केस फर्स्ट लीजिए कि जब थीटा आपको 0 डिग्री है, थीटा अगर 0 हो गया तो उस स्थिति में आप फ्लक्स जो निकालिएगा, विद्युत फ्लक्स जो निकालिएगा वो क्या होगा, तो फाई बराबर ई ए कॉस 0।
थीटा का 0 देंगे, फाइव हो गया EA cos 0, और cos 0 का मान होता है 1, तो फाइव हो गया EA। समझ में आया बात? अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है तो उस स्थिति में फ्लक्स जो है वो EA हो जाता है। समझ में आया बात? अगर विद्युत तीव्रता और क्षेत्रफल के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है उस स्थिति में फ्लक्स जो है वो EA होता है। और फ्लक्स क्या चीज है? उस क्षेत्र से गुजरने वाली कुल बल रेखा की संख्या है, कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या है। ठीक है, केस सेकेंड ले लीजिए कि मान लीजिए थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री पर तो ये हो गया EA, अगर 90 डिग्री हो जाए तो फाई का मान क्या हो जाता है? फाइव होगा EA cos 90, EA cos 90, cos 90 का मान क्या होता है? तो cos 90 का मान होता है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो अगर मान लीजिए एंगल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों के बीच का एंगल एक दूसरे परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा, तो फ्लक्स का मान 0 होगा, यानी बल रेखा नहीं गुजरेगा, फ्लक्स जो है बल रेखा नहीं गुजरेगा। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। केस थर्ड ले लीजिए, केस थर्ड, अगर मान लीजिए केस थर्ड, अगर मान लीजिए हम थीटा ले लेते हैं 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री बैठाते हैं तो फ्लक्स फाइव हो जाता है EA cos 180, EA cos 180, cos 180 का मान होता है -1, तो हो गया EA। ठीक है, cos 180 का मान क्या आता है? -1, दैट इज इसका मान हो गया EA। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, फ्लक्स का मान प्लस में भी आया और फ्लक्स का मान माइनस में भी आया, इसका मतलब हुआ फ्लक्स जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक फ्लक्स और एक होता है ऋणात्मक फ्लक्स। एक होता है धनात्मक फ्लक्स और एक होता है ऋणात्मक फ्लक्स। अब धनात्मक फ्लक्स किसे कहते हैं? तो कोई भी क्षेत्र से, अगर कोई भी क्षेत्र हम मान लीजिए ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र से बल रेखा बाहर जब निकल रहा है, बल रेखा जब बाहर निकल रहा है तो वो कहलाता है धनात्मक फ्लक्स। जब पृष्ठ से बाहर बल रेखा निकलेगा तो कहलाएगा धनात्मक फ्लक्स, और अगर पृष्ठ में बल रेखा प्रवेश करता है, अगर पृष्ठ में बल रेखा प्रवेश करता है तो वो कहलाता है ऋणात्मक फ्लक्स। ठीक है, अगर क्षेत्र में पृष्ठ में बल रेखा प्रवेश करेगा तो वो कहलाएगा ऋणात्मक फ्लक्स, निगेटिव फ्लक्स, निगेटिव फ्लक्स। ये हो गया पॉजिटिव फ्लक्स। समझ में आया बात? जब बल रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पृष्ठ को छोड़ के बाहर जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव फ्लक्स, और अगर अंदर आएगा तो निगेटिव फ्लक्स। तो फ्लक्स कितने प्रकार का होता है? फ्लक्स दो प्रकार का होता है, एक होता है निगेटिव फ्लक्स, एक होता है पॉजिटिव फ्लक्स। निगेटिव फ्लक्स कब होता है? जब आपको बल रेखा पृष्ठ के अंदर आता है। पॉजिटिव फ्लक्स का क्या कब होता है? जब बल रेखा पृष्ठ से बाहर जाता है। तो ये दिमाग में रखना है, और कभी भी एग्जाम में पूछ देगा कि फ्लक्स का महत्तम मान कितने डिग्री कोण पर होता है? 0 डिग्री पर। देखिए 0 डिग्री पर फ्लक्स का मान EA है, न्यूनतम कितना पर होता है? 180 पर। ठीक है, फ्लक्स जो है, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है मैक्सिमम होता है 0 डिग्री पर और मिनिमम होता है 180 डिग्री पर। ठीक है, 0 डिग्री पर मैक्सिमम और 180 पर मिनिमम होता है। दिमाग में रहेगा। तो ये विद्युत फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली कुल बल रेखा की संख्या होता है। अगर बल रेखा अंदर आता है तो वो फ्लक्स आपको ऋणात्मक होगा, और अगर बल रेखा बाहर जाता है तो वो फ्लक्स आपको धनात्मक होगा। तो मिटाते हैं इसको। अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय
क्या होता है पहले वो जानेंगे, उसके बाद उसको सत्यापन करेंगे। बहुत ही सुंदर है। गॉस जो है महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रमेय दिया जिसे हम लोग गॉस का प्रमेय कहते हैं। हम लोग जब फ्लक्स निकालते थे तो उस स्थिति में आपको, जब अभी फ्लक्स जो निकालते हैं, अभी जब तक तीव्रता मालूम ना रहे, जब तक आपको एरिया मालूम ना रहे, जब तक इस दोनों के बीच का एंगल मालूम ना रहे, तो फ्लक्स नहीं निकलता था। फ्लक्स निकालने के लिए आपको ई नॉलेज होना चाहिए, ए के बारे में नॉलेज होना चाहिए, थीटा के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर ई, ए और थीटा, अगर इस तीनों में से कोई मालूम नहीं रहेगा तो उस स्थिति में फ्लक्स नहीं निकलेगा। यानी फ्लक्स जो है डिपेंड करता था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, क्षेत्रफल पर और कोण पर। लेकिन जब गॉस ने प्रयोग किया तो वो ये बताया कि फ्लक्स जो है वह केवल आवेश ही मालूम रहेगा तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। गॉस क्या बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान, कुल विद्युत फ्लक्स मतलब कुल बल रेखा का मान, कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का, मान लीजिए आवेश अगर Q है, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो Q/ε0 होगा, जिसे हम फाई बराबर लिख सकते हैं। फाई बराबर Q/ε0 होता है गॉस के अनुसार। गॉस क्या बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, कोई भी बंद पृष्ठ है, सॉलिड होना चाहिए, 3D होना चाहिए, ठीक है, कोई भी बंद पृष्ठ से, सर्किल जो होता है वो बंद नहीं होता है, वो 3D आकृति नहीं होता है, ठीक है, कोई भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली जो होता है कुल विद्युत फ्लक्स, जैसे बेलन, शंकु, घन लेंगे, घनाभ ले लेंगे, वहां पर आपको गॉस का थ्योरम लागू होगा, ठीक है। आप सर्किल में ना लागू नहीं कर पाइएगा। सर्किल में अगर हम चार्ज देते हैं उसमें लागू करना पड़ेगा, तो उस आकृति का हमको सिमेट्रिक आकृति का 3D आकृति लेना पड़ेगा, तब वहाँ गॉस का प्रमेय लागू होगा। समझ में आया बात? फाई बराबर Q/ε0 ये किसका नियम है? गॉस का प्रमेय है। गॉस ने क्या बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, अगर लिखना तो लिख दीजिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान, कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यदि आवेश की मात्रा Q हो, यदि आवेश की मात्रा Q हो, तब फाई बराबर Q/ε0, तब फाई बराबर Q/ε0। अब देखिए फ्लक्स जो है ओनली आपको आवेश मालूम रहेगा तो आसानी से आप फ्लक्स निकाल सकते हैं। इसका मान तो फिक्स है, ε0 का मान होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 न्यूटन पावर -1 मीटर पावर -2 और कूलम स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ε0 का मान होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 न्यूटन पावर -1 मीटर पावर -2 कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो सिर्फ आवेश मालूम रहेगा तो हम फ्लक्स आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग जो है पढ़ने जाएंगे गॉस का प्रमेय। तो विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए आपको हम दो फॉर्मूला दिए। एक फॉर्मूला विद्युत फ्लक्स का फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए हुआ। जब आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो उस स्थिति में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा।
और अगर गॉस का प्रमेय इस्तेमाल करके आप फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नोट से बनाना है। ठीक है, फ्लक्स दो तरीका से निकाला जा सकता है, एक वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए से, जिसे हम लोग ई ए कॉस थीटा कहते हैं, और ये फ्लक्स फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नोट, ये गॉस के प्रमेय से हुआ। ठीक है, तो हम लोग जो है अब गॉस का प्रमेय साबित करेंगे। गॉस का प्रमेय साबित करते हैं। गॉस का प्रमेय साबित करो, तो इसे हम इतना इजी तरीका से आपको बता देते हैं कि आप कभी नहीं भूलिएगा। जैसे पहले हम एक गोला बना लेते हैं, गोला बना लिए, इसके केंद्र में हम प्लस क्यू आवेश दे दिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई, और इस गोला का हम स्मॉल पार्ट्स लिए जिसका एरिया जो है वो वेक्टर टी ए है। इस गोला का नाम एस दिए, इसकी त्रिज्या जो है वो आर है, सेंटर ओ है, ये पी है। ठीक है, तो माना कि एस कोई गोला है, माना कि एस कोई गोला है जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश है, जिसके केंद्र पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश है, हमें साबित करना है फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। हमको जो साबित करना है वो करना है फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ये लिख दीजिए। अब जो है प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता निकालते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता, बहुत सिंपल परिभाषा से आपको प्रूव कर देते हैं। और ये गॉस का प्रमेय कभी आप नहीं भूलिएगा, और ये एग्जाम में आता है, गारंटी आपको फाइनल एग्जाम में आएगा, इसे समझ जाइए। और ये डिफिनिट ही आता ही है गॉस का प्रमेय। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय आर स्क्वायर, तो प्लस क्यू, अब किसी बिंदु आवेश का उत्पन्न तीव्रता तो यही सूत्र से होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हम प्रूव कर चुके हैं आपको। अब जो है फ्लक्स का परिभाषा क्या है? फ्लक्स का परिभाषा फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए है। फ्लक्स की परिभाषा, फ्लक्स की परिभाषा से अब एरिया अगर कम है तो बल रेखा भी कम निकलेगा। अब बल रेखा कम निकलेगा तो फ्लक्स भी कम होगा। तो फ्लक्स की परिभाषा से डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट में वेक्टर डी ए, डी फाई बराबर क्या हो गया, वेक्टर ई डॉट में वेक्टर डी ए।
या डी फाई बराबर क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस। देखिए ई का डायरेक्शन और डी ए का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में जब रहता है तो एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि ये एक दूसरे का समपाती हो जाएगा। ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में है तो एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है, तो 0 डिग्री आप दे दीजिए। तो डी फाई बराबर यहाँ क्या हो गया, ई डी ए कॉस 0 का मान होता है 1, यानी डी फाई हो गया आपको ई डी ए। समझ में आया बात। ई स्मॉल एरिया है, इस एरिया के लिए स्मॉल फ्लक्स हुआ डी फाई, ये कैलकुलस की भाषा है। फाई हुआ आपको टोटल फ्लक्स, और अगर स्मॉल एरिया लेते हैं तो फ्लक्स भी स्मॉल होगा। डी फाई बराबर क्या हो गया, ई डी ए। तो अगर हमको संपूर्ण गोला के कारण कुल फ्लक्स निकालना रहे तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। तो यहां लिखना पड़ेगा संपूर्ण गोला के कारण, संपूर्ण गोला के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण का बात जब भी होता है बच्चों, उस कंडीशन में हम लोग इंटीग्रेशन लगाते। इंटीग्रेशन का अर्थ होता है समाकलन यानी जोड़ना। बच्चा में हम लोग सिग्मा लगाते थे, 10th क्लास में सिग्मा एफ एक्स पढ़े होंगे। इसका मतलब क्या था, एफ और एक्स का गुना करने पर जो हुआ था उस सब का जोड़। सिग्मा एक्स मतलब एक्स का जोड़, माध्य निकालने में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, जोड़ होता है। हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। इंटीग्रेशन संपूर्ण लगा रहे हैं इसलिए यहां पर संपूर्ण गोला लगा दिए। इंटीग्रेशन डी फाई बराबर इंटीग्रेशन संपूर्ण के लिए ई डी ए, ठीक है। तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, संपूर्ण के लिए फाई हो जाएगा, ठीक है। और ई बाहर निकाल लीजिए, असंपूर्ण डी ए छोटा सा एरिया जोड़ते जोड़ते एक बड़ा गोला का निर्माण हो जाएगा, और जिसका एरिया है ए, ठीक है। ई तो बाहर निकाल लिए। जैसे अब संपूर्ण, अगर हम कहेंगे संपूर्ण गोला के एरिया क्या होगा, तो डी ए बहुतों डी ए मिल के क्या बन जाएगा, एक एरिया बन जाएगा ए। बहुतों डी ए का जोड़ क्या होता है, ए होता है। बहुतों डी एक्स का जोड़ क्या होता है, एक्स होता है। बहुतों डी टी का जोड़ क्या होता है, तो टी होता है। समझ में आया बात। तो उसी प्रकार से बहुत सा, यानी इंटीग्रेशन डी ए का मतलब क्या हुआ, ए हो गया। अब जो है इसको हम तोड़ते हैं, तो तोड़ेंगे जब हम आगे इसको बढ़ेंगे, मान बैठाएंगे ई यानी विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान बिठाएंगे, और ए क्या चीज है, गोला का क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब मान बैठाएंगे तो फ्लक्स का मान देखिए क्या आता है। अब क्या करना है, अब फाई बराबर ई जो है, ई का मान हम निकाले हैं किसी बिंदु आवेश का 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय आर स्क्वायर। ए क्या चीज है, तो गोला का क्षेत्रफल वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर हम काटेंगे 4 पाई कटेगा, आर स्क्वायर से कटेगा, इसलिए फाई बराबर क्या हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नोट प्रूव्ड हो गया। तो ये गॉस का प्रमेय साबित हो गया। अगर आप ऐसे बना देते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर गोला के अंदर आवेश था तो फ्लक्स ये था। अब गोला का अगर बाहर रहेगा आवेश तो फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। यहां पर भी जो हम बनाए गॉस के प्रमेय में, अभी क्या था, गोला के अंदर आवेश था, देख लिए। अब गोला के बाहर अगर आवेश रहे तब फ्लक्स क्या होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। अब आसानी से हम इस चीज को प्रूव करेंगे, ठीक। शांति से आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो और पूरा आनंद उठाइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दें। चैनल पर अगर नए आते हैं तो नीचे में सब्सक्राइब लिखा होगा लाल, उसे टच कर दें और बेल आइकन होगा दबा दें,
ताकि हम जो भी वीडियो आप बनाते हैं वो सबसे पहले आपको मिले और आपका टोटल फिजिक्स कंट्रोल हो जाए इस लॉकडाउन में। ठीक है, तो धन्यवाद। अब देखिए कंडीशन है कि अगर मान लीजिए गोला ये है, ये S कोई गोला है, तभी गोला के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश था, तो फ्लक्स निकल गया फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। अब इस आवेश को उठा के अगर हम यहां दे देते हैं और ये गोला है, ये क्या है, गोला है, अब जो है फ्लक्स क्या होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों ये जो है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो है प्लस क्यू आवेश है, तो इससे बल रेखा बाहर निकलेगा। क्या कैसे निकलेगा, बाहर निकलेगा इस प्रकार से। बल रेखा प्लस से बाहर निकलता सदैव, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बल रेखा देखिए इसमें सब बाहर निकल गया। तब अब इधर से देखिए, इस साइड से इस तरफ से बल रेखा प्रवेश करता है और इस साइड से बल रेखा बाहर निकलता है। जो बल रेखा पृष्ठ में प्रवेश करता है वह कहलाता है आपको ऋणात्मक फ्लक्स। जो बल रेखा पृष्ठ में प्रवेश करता है वो क्या कहलाता है, ऋणात्मक फ्लक्स। और जो बल रेखा पृष्ठ से बाहर जाता है उसे हम कहते हैं धनात्मक फ्लक्स। तो अगर हम इस साइड का फ्लक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई 1 बराबर हो जाएगा माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। आप कहिएगा सर जी क्यों हो गया माइनस क्यू, क्योंकि ये बल रेखा अंदर जाता है और अंदर जाता है तो फ्लक्स ऋणात्मक होगा, अब बाहर जाएगा तो फ्लक्स धनात्मक होगा। तो ये हो गया आपको माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन। अगर पृष्ठ में अगर इलेक्ट्रॉन अंदर लेता है, ग्रहण करता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणावेशित होता है, त्याग देने पर क्या होता है, धनावेशित होता है। इसलिए ये ग्रहण कर रहा है, बल रेखा अंदर जा रहा है तो ऋणात्मक, बल रेखा बाहर जाएगा तो क्या होगा, धनात्मक। बल रेखा अंदर ऋणात्मक, बल रेखा बाहर धनात्मक। तो ये फ्लक्स इस साइड से जो होगा वो क्या हो गया, ऋणात्मक। और इस साइड का फ्लक्स जो होगा फाई 2 वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा धनात्मक, यानी क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। ये साइड का फ्लक्स फाई 1 हो जाएगा माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नोट, और इस साइड का फाई 2 क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, जितना प्रवेश किया उतना बाहर निकल गया, इसके लिए टोटल फ्लक्स क्या होगा, तो टोटल फ्लक्स, कुल फ्लक्स फाई बराबर हो गया फाई 1 और प्लस में फाई 2। अब फाई 1 और फाई 2 को जोड़ेंगे, फाई 1 कितना माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नोट और फाई 2 का कितना है क्यू बाय एप्सिलॉन नोट, दोनों जोड़िएगा कट जाएगा और कट जाएगा 0। यानी अगर कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के बाहर रखते हैं, यदि कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के बाहर रखते हैं तो उत्पन्न फ्लक्स 0 होगा। क्यों, जितना बल रेखा अंदर जाएगा उतने ही बल रेखा बाहर चल जाएगा, जिस कारण से फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। लेकिन अगर अंदर में आवेश रहता है तो चारों तरफ बाहर न जाएगा। समझ में आया, अगर प्लस चार्ज है तो बाहर जाएगा, माइनस चार्ज रहेगा तो अंदर आएगा। समझ में आया बात ना। तो इस कारण से अगर कोई चार्ज बाहर रहता है तो उत्पन्न फ्लक्स 0 होगा। तो गॉस के प्रमेय से हमको यह ज्ञात होता है कि केवल आवेश मालूम रहने से हम फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं, और उस सूत्र का है वैल्यू फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यह है, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक, देखिए जैसे कोई तार अगर हम लेते हैं तो तार का साइमेट्रिकल कौन होता है, बेलन होता है। क्योंकि तार जो होता है, तार बेलन के ही रूप का होता है। तो तार मान लीजिए हम AB कोई तार लिए और इस तार के साइमेट्रिकल एक गॉसीय पृष्ठ हम
बेलन का निर्माण किए, कल्पना किए। ठीक है, एक बेलन की कल्पना हम किए। ठीक है, ये ए बी तार है और इस तार के साइमेट्रिक एक बेलन की कल्पना किए। इस तार पर जो है हम प्लस चार्ज समान रूप से दे दिए। समान रूप से दे दिए। इस तार से r दूरी पर P कोई बिंदु है और जिस पर उत्पन्न तीव्रता जो है वो E है, और इसका हम अल्पांश एरिया लेते हैं जो कि क्या है, वो है dA। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि ये तार पर प्लस चार्ज है, जिस कारण से बल रेखा जो है इसके लंबवत निकलेगा, इधर बल रेखा नहीं निकलेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में बल रेखा, इस डायरेक्शन में बल रेखा नहीं निकलेगा, केवल आपको बल रेखा बेलन के वक्र पृष्ठ में ही होगा। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज है और ऐसा है वर्टिकल आपको तार खड़ा है, जिस कारण से बल रेखा कभी भी तल के लंबवत निकलता है। तो ये तल के लंबवत जो निकलेगा तो क्या होगा, केवल इसके वक्र पृष्ठ की ओर होगा बल रेखा, केवल वक्र पृष्ठ से बाहर निकलेगा बल रेखा, इस डायरेक्शन में बल रेखा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि होगा तो देखिए ये हो गया आपको DA, और ये अगर मान लीजिए E है तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, और फ्लक्स निकालिए फाइबर E डॉट DA, यानी E DA या cos 90, cos 90 मान क्या था 0, तो 0 हो गया। इससे क्लियर हो जाता है कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फ्लक्स नहीं होगा, केवल आपको फ्लक्स वक्र पृष्ठ पर ही होगा। ऐसे भी समझा दिए और ऐसे भी समझा दिए कि ऐसे वर्टिकली अगर निकलेगा फ्लक्स तो केवल इसके वक्र पृष्ठ पर ही होगा, ना कि इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर होगा। समझ में आया बात? अब जो है कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तार, ये तार तो अनंत है, मान लीजिए इस बेलन की लंबाई जो है वो हम L मान लेते हैं। ठीक है, और यहां से यहां तक की जो है दूरी R है, यानी इस बेलन का त्रिज्या जो है वो R है, और हमें जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। लंबे सीधे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ध्यान से देखना है। माना कि AB एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है, जिसके चारों ओर L लंबाई का गौसीय पृष्ठ बेलन की कल्पना करते हैं, बेलन की कल्पना करते हैं। हमें विद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है। जो करना है वो लिख दिए। ठीक है, अब देखिए आपके पास दो अस्त्र है, एक है फ्लक्स के सूत्र से और दूसरा है गॉस के प्रमेय से। दोनों को हम यूज करके आपको बता देते हैं और तुरंत इसका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम फ्लक्स की परिभाषा से लेते हैं। फ्लक्स की परिभाषा से स्मॉल एरिया लिए हैं तो स्मॉल फ्लक्स होगा, डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब देखिए ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन है, ई और
DA सेम डायरेक्शन, तो थीटा क्या हो गया 0। तो इसलिए d∅ क्या हो गया EDA cos 0, और cos 0 को मानता 1, या d∅ बराबर EDA। तो ये जो है d∅ जो गया आपको स्मॉल सा एरिया, स्मॉल सा वक्र पृष्ठ के लिए फ्लक्स हो गया। संपूर्ण का बात करेंगे तो आपको पहले बता चुके हैं, ना इधर लेना है ना इधर लेना है। क्यों? क्योंकि इस एरिया में आपको बल रेखा नहीं गुजरेगा। संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या करेंगे, इंटीग्रेशन d∅, इंटीग्रेशन लगाने का मतलब हुआ संपूर्ण हो रहा है। इंटीग्रेशन d∅ बराबर इंटीग्रेशन EDA लिख दीजिए, वीडियो रोक करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आराम से पढ़िए। और ये क्वेश्चन सब आता है, आज जो भी पढ़ाए हैं आप लोग को अच्छा क्वेश्चन बताए हैं, ध्यान से देखिए। d∅ का इंटीग्रेशन फाई, ई बाहर कर दीजिए और इंटीग्रेशन dA को हो गया a मतलब क्या, तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या, a मतलब क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। फाई बराबर E, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का होता है 2πr, h होता है लेकिन तार की लंबाई तो l माने हैं, बेलन की लंबाई l माने हैं, तो क्या होगा 2πrl। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। E इंटू 2πrl को हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। गॉस के प्रमेय से फाई बराबर Q/ε0, और इसे हम 2 मान लेंगे। फाई बराबर Q/ε0, इसे 2 मान लेंगे। अब जो है ये भी फाई है, ये भी फाई, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। बराबर करके दिखाते हैं। E इंटू 2πrl बराबर Q/ε0। हमको तीव्रता निकालना है यानी E निकालना है, तो E इधर रख दीजिए, E बराबर Q/2πrl/ε0। अब देखिए, आपको पहले वीडियो में हम बता चुके लीनियर चार्ज डेंसिटी, चूंकि लेमडा बराबर होता है Q/L, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, जिसे हम लेमडा सूचित करते हैं। अर्थात लेमडा बराबर क्या होता है, Q/L, ठीक है। तो लेमडा के स्थान पर हम Q/L या Q/L के स्थान पर लेमडा दे सकते हैं। तब E बराबर, तो Q/L की जगह लेमडा देंगे, लेमडा बाय 2πε0r, ठीक है। Q/L का हटा कर लेमडा दे दिए, लेमडा बाय 2πε0r। तो यह मान अनंत लंबाई के आविष्ट चालक तार के कारण उत्पन्न तीव्रता के लिए आवश्यक है, तीव्रता के लिए आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।